वेलकम टू आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 4। 3 यूनिट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नाउ स्टार्टेड। निर्वाचन प्रणालियाँ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और मिश्रित प्रणालियाँ। यूनिट 3 4 है हमारी। किसी भी देश के लिए चुनाव प्रणाली का विशेष महत्व होता है। किसी भी देश के लिए चुनाव प्रणाली का एक विशेष महत्व होता है क्योंकि यह चुनाव और जनमत संग्रह के मापदंडों को निर्धारित करती है को निर्धारित करती है। साथ ही साथ यह भी निर्धारित करती है कि उनके परिणामों को कैसे घोषित किया जाना चाहिए और साथ ही साथ ये भी निर्धारित करती है कि उनके परिणामों को कैसे घोषित किया जाना चाहिए। गेलघर के अनुसार चुनावी प्रणाली नियमों और विनियमों की एक संहिता है और गेलघर के अनुसार चुनावी प्रणाली नियमों और विनियमों की एक संहिता है जो संरचनाओं को परिभाषित करते हैं। चुनाव में वोट कैसे डाले जाते हैं और इन वोटों का फिर सीटों में बदलाव रूपांतरित किया जाता है। वोट कैसे डाले जाते हैं और फिर इनको वोटों को फिर सीटों में रूपांतरित किया जाता है। नियम और कानून मतदान की प्रक्रिया के सभी पहलुओं को नियंत्रित करते हैं और जो नियम और कानून है वो मतदान की प्रक्रिया के सभी पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। चुनाव के समय जो मतदान करने के योग्य हैं और अन्य संबंधित कारक जो चुनावी परिणाम को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में चुनाव प्रणाली एक प्रक्रिया, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, चुनावी जो प्रणाली है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वोटों के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है और जिसके माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है, उनको चुना जाता है निर्वाचित प्रतिनिधियों को वोटों के जरिए। इस तरह यह महत्वपूर्ण विधायी निर्णयों को स्थापित करता है। चुनाव प्रणाली संवैधानिक कानून और अन्य विधानों पर आधारित होनी चाहिए और जो चुनाव प्रणाली है वह संवैधानिक कानूनों और अन्य विधानों पर आधारित होने चाहिए। जैसे कि हमने कहा है, चुनावी प्रणालियों की संरचना उन परंपराओं को निर्धारित करती है जिसे वोट सार्वजनिक कार्यालय में बदल जाते हैं, जिससे कि जो वोट हैं वो सार्वजनिक कार्यालय में बदल जाते हैं। दूसरे शब्दों में इस तरह की संरचना ये निर्धारित करती है कि मतदान राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कैसे प्रभावित करता है और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो इस तरह की संरचना ये निर्धारित करती है कि मतदान राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कैसे प्रभावित करता है। इसलिए संवैधानिक स्तर पर एक निर्वाचन प्रणाली का विनियम शुरू होता है और यही विधायी स्तर पर जारी रहता है। किसी भी चुनावी प्रणाली के 3 मुख्य तत्व होते हैं। मतपत्र संरचना जिसमें कैसे और किसके लिए वोट डाला गया। मतपत्र संरचना जिसमें क्या होता है, कैसे और किसके लिए वोट डाला गया। निर्वाचन क्षेत्र संरचना, उसमें क्या होता है, कैसे मतदाता क्षेत्रीय रूप से परिभाषित निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। और दूसरे में क्या किया जाता है निर्वाचन क्षेत्र संरचना में, कि कैसे मतदाता क्षेत्रीय रूप से परिभाषित निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित हैं। और चुनावी नियम यानी फॉर्मूला, विधानसभा चुनाव वोटों को सीटों में रूपांतरित करने का एक तरीका है और जो विधानसभा चुनाव है वो वोटों को सीटों में रूपांतरित करने का एक तरीका है और चुनावी नियम शामिल हैं इसमें। चुनावी प्रणाली के प्रकार का चयन संबंधित राज्य के राजनीतिक जीवन के भविष्य के प्रमुख महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक है और चुनावी प्रणाली के प्रकार का चयन संबंधित राज्य के राजनीतिक जीवन के भविष्य के प्रमुख महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक है। एक बार ऐसी चुनावी प्रणाली चुने जाने के पश्चात यह निरंतर बनी रहती है और एक बार इसे चुन लिया जाए तो ये चुनावी प्रणाली चुने जाने के पश्चात यह निरंतर बनी रहती है। यह एक मौलिक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें राज्य की मशीनरी
राजनीतिक अभिकर्ताओं नागरिकों के हितों का विकास शामिल है। और ये क्या है, एक मौलिक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें राज्य की मशीनरी राजनीतिक अभिकर्ताओं नागरिकों के हित का विकास होता है और नागरिकों के जो हित है उनका भी विकास होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है और एक सतत प्रक्रिया मतलब लगातार चलने वाली प्रोसेस है। कुछ चुनावी प्रणालियां किसी एक विजेता को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर चुनने का लक्ष्य रखती हैं और किसी एक विजेता को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के पद पर चुनने का एक लक्ष्य रखती हैं, जबकि अन्य चुनावी प्रणालियां कई विजेताओं जैसे संसद के सदस्यों, निदेशक मंडल आदि के चयन का लक्ष्य रखती हैं। और जबकि जो अन्य चुनावी प्रणालियां हैं वो कई विजेताओं जैसे कि संसद के जो सदस्य होते हैं, निदेशक मंडल हैं आदि के चयन का लक्ष्य रखती हैं। इस संदर्भ में कई चुनावी प्रणालियां और इस संदर्भ में क्या है, कई चुनावी प्रणालियां हैं जैसे पास्ट द पोस्ट प्रणाली, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है या मत प्राप्त करता है वो व्यक्ति विजय होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और मिश्रित प्रणाली। प्रस्तुत इकाई उपरोक्त प्रकार की चुनावी प्रणालियों के विवरणों पर चर्चा करेगी। जो प्रस्तुत की गई चुनावी प्रणालियों का विवरण पर चर्चा करेगी। साथ ही साथ इन सभी चुनावी प्रणालियों को चुनावी प्रणालियों के पीछे मार्गदर्शक सिद्धांतों के महत्व पर प्रकाश डालेगा। और जो ये जितनी भी प्रणालियां हैं हमारी चुनावी प्रणालियां के पीछे मार्गदर्शक सिद्धांत के महत्व पर प्रकाश डालेगा। निर्वाचन प्रणालियों के सिद्धांत। अब निर्वाचन प्रणालियों के क्या सिद्धांत है? किसी भी चुनावी प्रणाली का उद्देश्य दक्षता, प्रभावकारिता और प्रभावशीलता के साथ एक स्थिर व्यवस्था स्थापित करना है। और किसी भी चुनावी प्रणाली का उद्देश्य क्या है? प्रभावकारिता, प्रभावशीलता के साथ एक स्थिर व्यवस्था स्थापित करना है। इसमें सुसंगत गठबंधन हो सकते हैं और इसमें गठबंधन भी हो सकते हैं, लेकिन मजबूत राजनीतिक दल कुछ ही होते हैं। लेकिन जो मजबूत राजनीतिक दल हैं वो कुछ ही होते हैं। किसी भी तरह की चुनावी प्रणालियां जैसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत है। फर्स्ट क्या सिद्धांत? प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशंस। मुख्यतः एक निर्वाचन प्रणाली का उद्देश्य मतों को उन सीटों में परिवर्तित करना है जो मतदाताओं की इच्छा द्वारा मतदान के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। भौगोलिक प्रतिनिधित्व, विचारधारा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे कारक उपयुक्त प्रणाली को आधार प्रदान करते हैं। एक निर्वाचन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? मतों को उन सीटों में परिवर्तित करना है जो कि जो मतदाता हैं उनकी इच्छा के द्वारा मतदान के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। और भौगोलिक प्रतिनिधित्व, विचारधारा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे कारक उपयुक्त प्रणाली को आधार प्रदान करते हैं। सेकंड क्या है सिद्धांत? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बीच किसी भी भ्रम और अविश्वास से बचने के लिए पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बीच, जो राजनीतिक दल हैं जो उम्मीदवार हैं उनके बीच कोई भी भ्रम ना हो या कोई भी अविश्वास ना हो, इसी के लिए क्या बनी है? पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। यदि कोई किसी राज्य की निर्वाचन प्रणाली के चयन को देखता है तो वह पाएगा कि पारदर्शिता चुनावी प्रणाली की परिणति के लिए महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। और वो क्या पाएगा? जब वो किसी भी निर्वाचन प्रणाली के चयन को देखता है तो वो पाएगा कि जो पारदर्शिता चुनाव प्रणाली है वह परिणति के लिए महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो महत्वपूर्ण घटक है उनमें से एक है। साथ ही चुनावी प्रणाली में समीक्षा या सुधार की प्रक्रिया को अधिक वैध बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। और चुनावी प्रणाली में समीक्षा या सुधार की प्रक्रिया को अधिक वैध बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता की आवश्यकता होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता की नीड होती है। थर्ड इज समावेश, इंक्लूसिवनेस। चुनाव की प्रक्रिया में मतदाताओं का निष्पक्ष, वैध और व्यापक फैलाव शामिल है। और चुनाव की प्रक्रिया में मतदाताओं का निष्पक्ष, वैध और व्यापक फैलाव शामिल है। यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि समावेशी मतदान अधिकारों के माध्यम से व्यवस्था को आसानी से समझा जा सके और आसानी से पहुंच
जा सकने वाले मतदान केंद्र स्थापित किए जा सके। समावेश में मतदाताओं द्वारा अधिक भागीदारी भी शामिल है और समावेश में मतदाताओं द्वारा अधिक भागीदारी भी शामिल है। निर्वाचन प्रणाली के इन सिद्धांतों को विभिन्न प्रकार के चुनावी प्रणालियों में देखा जा सकता है। निर्वाचन प्रणाली के विभिन्न प्रकार इस प्रकार हैं। निर्वाचन प्रणाली के इन सिद्धांतों को विभिन्न प्रकार के चुनावी प्रणालियों में भी देखा जा सकता है और निर्वाचन प्रणाली के विभिन्न प्रकार के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जिसे बहुलवादी प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जिसे बहुलवादी प्रणाली या सरल बहुमत प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? बहुलवादी प्रणाली या सरल बहुमत प्रणाली भी कहा जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को बहुलवादी प्रणाली या सरल बहुमत प्रणाली। इस व्यवस्था में पूरे देश को लगभग एक आकार के एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और इस व्यवस्था में पूरे देश को लगभग एक आकार के एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है तथा मतदाता किसी भी एक उम्मीदवार का चुनाव कर सकते हैं। जो मतदाता जो वोट डालने जाते हैं मतदाता वो किसी भी एक उम्मीदवार का चुनाव कर सकते हैं। वो एक उम्मीदवार को चुन सकते हैं अपनी पसंद से वोट डालकर। इसमें जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं इसमें जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं यानी कि जिससे सबसे ज्यादा अधिक वोट प्राप्त होते हैं, भले ही वह डाले गए कुल मतों के आधे में से कम ही क्यों ना हो, चाहे वो भले ही जितने में वोट है जैसे 100 वोट है उसमें से आधे ही क्यों ना हो, लेकिन एक के पास वो सबसे ज्यादा है तो वही विजेता होता है, उसे कोई विजेता घोषित किया जाता है। जोयल के अनुसार फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली दो मुख्य दलों के माध्यम से अपेक्षाकृत स्थिर राजनीतिक प्रणालियों के विकसित प्रणालियों के विकास को प्रोत्साहित करता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को सरल संरचना और निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रों एवं सरल होने के दावे के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसको निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रों एवं सरल होने के दावे के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रणाली का उपयोग भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में किया जाता है और इस प्रणाली का जो उपयोग है वो भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में किया जाता है। ये ब्रिटेन में भी प्रचलित है और ये जो प्रणाली है वो ब्रिटेन में भी प्रचलित है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के लाभ निम्नलिखित हैं। इसके लाभ भी हैं यानी कि गुण। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के गुण यानी कि मेरिट्स ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट मेरिट्स क्या है? फर्स्ट गुण क्या है इसका? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली दो मुख्य दलों के बीच मतदाताओं को एक स्पष्ट विकल्प प्रदान करता है। क्या करती है? दो मुख्य दलों के बीच मतदाताओं को एक स्पष्ट विकल्प प्रदान करती है। तीसरे और अल्पसंख्यक दलों का नुकसान वोटों के बिखराव और मतदाताओं को दूर करने के रूप में सामने आता है। इसलिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली मतदाताओं को एक स्पष्ट विकल्प प्रदान करता है। इसलिए क्या करता है? मतदाताओं को एक स्पष्ट विकल्प प्रदान करता है। सेकंड, यह एक दल की सरकार को विजेता के रूप में सामने लाता है और ये एक दल की सरकार को विजेता के रूप में सामने लाता है और दूसरी तरफ यह अल्पसंख्यक गठबंधन सहयोगियों के प्रतिबंध को हटा देता है। और जो दूसरी तरफ क्या करती है ये प्रणाली? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली दूसरी तरफ करती है ये अल्पसंख्यक गठबंधन सहयोगियों के प्रतिबंध को हटा देता है। हाँ, गठबंधन सहयोगियों के बीच सत्ता में सौदेबाजी होती है उसको वह हटा देती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली गठबंधन सहयोगियों के बीच जो सत्ता में सौदेबाजी होती है उसको हटा देती है। थर्ड इज, यह लोकप्रिय स्वतंत्र उम्मीदवारों को विजेता के रूप में सामने आने का अवसर भी देता है और ये लोकप्रिय स्वतंत्र उम्मीदवारों को विजेता के रूप में सामने आने के लिए अवसर भी देता है। यह अवसर दलीय व्यवस्था के विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और ये जो अवसर है वो दलीय व्यवस्था के विकास के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, जहां परिवार, रिश्तेदारी, जाति इत्यादि घटक चुनावी प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। भाजपा के नेतृत्व में 2014 में राष्ट्रीय
जनतांत्रिक गठबंधन केवल 38.5% लोकप्रिय मतों के साथ जीते। पॉपुलर वोट, जहां पर भाजपा यानी कि बीजेपी का जो नेतृत्व था वो 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केवल 38.5% लोकप्रिय मतों के साथ जीता। नेक्स्ट इज, ये मतदाताओं को दलों से प्रभावित होने के बजाय लोगों को चुनाव का विकल्प देता है। और ये मतदाताओं को दलों से प्रभावित होने के बजाय लोगों को चुनने का विकल्प देता है। इस तरह मतदाता दल द्वारा दिए गए उम्मीदवारों की सूची पर विश्वास करने के बजाय उम्मीदवारों के व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर भी मतदान कर सकते हैं। और ये उम्मीदवारों की सूची पर विश्वास करने के बजाय उम्मीदवारों के व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर भी मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, यह निर्वाचन क्षेत्रों और संबंधित प्रतिनिधियों के बीच एक कड़ी स्थापित करता है। और यह निर्वाचन क्षेत्रों और संबंधित जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच एक कड़ी स्थापित करता है, जो आगे चलकर भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की एक विधायिका का निर्माण करते हैं। और ये क्या करते हैं, आगे चलकर भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों की एक विधायिका का निर्माण करते हैं। कृषक और विकासशील समाजों में भौगोलिक जवाबदेही बहुत आवश्यक है। और कृषक और विकासशील समाजों में भौगोलिक यानी स्थानीय जवाबदेही बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट इज, और ये प्रणाली विपक्ष को भी मजबूत बनाती है। सत्ता में मजबूत दल की सरकार आने के साथ ही विपक्ष को सत्ता के किसी भी दुरुपयोग को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और ये विपक्ष को मजबूत बनाता है। और सत्ता में मजबूत दल की सरकार आने के साथ ही विपक्ष को सत्ता की किसी भी दुरुपयोग को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जो विपक्ष होता है उसको दुरुपयोग ना हो सत्ता का, उसके लिए संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण जो जांच है उसकी जिम्मेदारी विपक्ष को सौंपी जाती है। हालांकि फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट प्रणाली के कई दूसरे भी पहलू हैं। अब इसके दोष क्या हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के दोष यानी कि डिमेरिट्स ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इसमें छोटे दलों और अल्पसंख्यक समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। और इसकी सबसे बड़ी आलोचना क्या है कि इसमें छोटे जो दल हैं और अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। 1993 में कनाडा के संघीय चुनाव में प्रगतिशील परंपरावादियों प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स ने 16% वोट हासिल किए, लेकिन केवल 0.7% सीटें प्राप्त की। और लेसोथो ने 1998 के आम चुनाव में बसोथो राष्ट्रीय दल ने 24% वोट और केवल 1% सीटें हासिल की। यह व्यवहार बार बार दोहराया जाता है फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट प्रणाली के अंतर्गत। और ये जो व्यवहार था वो बार बार दोहराया जाता किसमें? है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अंतर्गत। इस प्रकार यह व्यापक रूप से स्वीकृत उम्मीदवार के लिए मार्ग खोलता है। और ये इस प्रकार क्या करता है? व्यापक रूप से स्वीकृत उम्मीदवार के लिए मार्ग खोलता है। अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों के जीतने की संभावना कम है। और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों के जीतने की जो संभावना है वह कम है। इस संदर्भ में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली दृष्टिकोण में गैर एकत्रित है। ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के जिलों में एक काले उम्मीदवार के जीतने की संभावना बहुत कम है। और ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के जो जिले हैं उसमें एक काले यानी कि ब्लैक उम्मीदवार के जीतने की जो संभावना है वह बहुत ही ज्यादा कम है। नेक्स्ट इज, यह समुदाय जातीयत और क्षेत्रीय आधारित राजनीतिक दलों के विकास को प्रोत्साहित करता है। और ये जो
समुदाय है वो जातीयत और क्षेत्रीय आधारित राजनीतिक दलों के विकास को प्रोत्साहित करता है, जो अधिकांश आबादी को प्रभावित करता है, जो कि अधिकांश आबादी को प्रभावित करता है। उनकी नीतियां और कार्यक्रम बहुसंख्यकों के विश्वासों एवं व्यवहार से प्रभावित होते हैं, और जो उनकी नीतियां हैं और कार्यक्रम है वो बहुसंख्यकों के विश्वासों एवं व्यवहारों से प्रभावित होते हैं। मालवई और केन्या जैसे देशों में पार्टियां भौगोलिक रूप से केंद्रीय बहुसंख्यक संस्कृति के अनुसार कार्य करती हैं, और मलवाई और केन्या जैसे देशों में जो पार्टियां हैं वो भौगोलिक रूप से केंद्रित बहुसंख्यक संस्कृति के अनुसार कार्य करती हैं। भौगोलिक रूप से बाहर के लोगों एवं जो बहुसंख्यक संस्कृति का समर्थन नहीं करते से अपील करने के लिए बहुत कम प्रयास किए जाते हैं। और भौगोलिक रूप से जो बाहर के लोग हैं एवं जो बहुसंख्यक संस्कृति का समर्थन नहीं करते से अपील करने के लिए बहुत कम प्रयास किए जाते हैं, कि उनसे अपील किया उनके जो प्रयास है वो बहुत ही कम किए जाते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जनता की राय में बदलाव के प्रति अनुत्तरदायी बना हुआ है, और जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है वो जनता की राय में बदलाव के प्रति अनुत्तरदायी बना हुआ है। यह भौगोलिक रूप से केंद्रित और मतदाताओं के सार्वभौमिक विश्वास पर आधारित है, और यह भौगोलिक रूप से केंद्रित और मतदाताओं के सार्वभौमिक विश्वास पर आधारित है। यह वैकल्पिक विचारों की अनदेखी करता है। ये जो प्रणाली है वो वैकल्पिक विचारों की अनदेखी करती है, और जो लोकतांत्रिक देश फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अंतर्गत आते हैं उनमें 60% से 40% तक की लोकप्रिय वोटों में गिरावट राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा सकती है, और जो कि इस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं उनमें भी 60% से 40% तक की जो लोकप्रिय वोट हैं में गिरावट राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा सकती है। देखी गई है कि वही 60% जो वोट थे वो 40% तक के जो लोकप्रिय वोट थे उनमें गिरावट राष्ट्रीय स्तर पर देखी गई है। परिणाम स्वरूप आयोजित सीटों की संख्या में गिरावट सीधे 80% से 60% तक जा सकती है, और परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है, जो आयोजित सीटें हैं उनकी भी संख्या में गिरावट सीधे 80% से 60% तक जा सकती है, जो कि इसके पूर्ण प्रभुत्व को प्रभावित नहीं करती। जब तक कि पर्याप्त सीटें अत्यधिक चुनौतीपूर्ण ना हो, जब तक कि प्राप्त जो सीटें हैं वो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण ना हो, यह प्रणाली जनता की राय को असंवेदनशील कर सकती है। और जब तक कि जो प्राप्त सीटें हैं वो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण ना हो, तब तक यह प्रणाली जनता की राय को असंवेदनशील कर सकती है। नेक्स्ट इज अंत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन पर निर्भर है। सभी निर्वाचन सीमाओं के राजनीतिक परिणाम होते हैं, सभी निर्वाचन सीमाओं के राजनीतिक परिणाम होते हैं, और राजनीतिक या अन्य विचारों के स्वतंत्र रूप में से एक सही उत्तर को प्राप्त करने के लिए कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं होती, और राजनीतिक या अन्य विचारों के स्वतंत्र रूप से एक सही उत्तर को प्राप्त करने के लिए कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं होती। यदि परिणामों को वैध रूप से स्वीकार किया जाना है तो सीमा परिसीमन के लिए प्राप्त समय और संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, वह भी जेरीमैंडरिंग या माल अपार्टमेंट्स चुनावी क्षेत्र के परिसीमन की पद्धति द्वारा सीमाओं के बदलाव करने के लिए दबाव हो सकता है। 1993 की केन्याई चुनावों में यह विशेष रूप से स्पष्ट था, जब चुनावी जिलों के आकार के बीच भारी असमानताएं थी। सबसे बड़े जिले में मतदाताओं की संख्या सबसे छोटे की तुलना में 23 गुना थी। सत्तारूढ़ केन्याई अफ्रीकी नेशनल यूनियन पार्टी विधायिका में बड़े बहुमत से जीती, जो कि लोकप्रिय वोट का केवल 30% था। बड़े बहुमत से जीती, लेकिन वो भी लोकप्रिय वोट का केवल 30% था। चुनावी परिवर्तन और छोटे दलों का प्रादुर्भाव अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को बदलने की कोशिश कर रहा है।
कार्टिस के अनुसार फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली 2 सिद्धांतों पर आधारित है, डुवजर लॉ और क्यूबा लॉ। डुवजर लॉ का तर्क है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अल्पसंख्यक दलों की अनदेखी करते हुए द्विदलीय प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करती है। क्यूबा लॉ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित भेदभाव पर केंद्रित है। यहाँ छोटे दलों को कम जगह महत्व दिया जाता है और यहाँ छोटे दलों को कम जगह व महत्व दिया जाता है। कार्टिस के अनुसार फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जनता को मतदान से हतोत्साहित करता है, क्योंकि छोटी पार्टियों को दिए गए बहुदलीय चुनाव व्यवस्था में मत भले ही लोग अपनी चुनी हुई पार्टी को वोट देते हैं, यदि यह एक छोटी पार्टी है तो यह वास्तव में 2 सबसे बड़ी पार्टियों में से निसंदेह एक की मदद कर रहे हैं। अगर वे छोटी पार्टी को वोट देते हैं तो जो छोटी पार्टी है वो वास्तव में ही जो बड़ी पार्टियां हैं उनमें से एक की निसंदेह मदद कर रहे हैं जीतने के लिए, क्योंकि जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, जो पार्टी पहले निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचती है वह देश में बागडोर संभालती है। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है कि जो पार्टी निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचती है वही देश की बागडोर संभालती है। इसीलिए जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, अगर वो जीत रही होती हैं तो वो उनमें से जो 2 बड़ी पार्टियां हैं उनमें से एक का जीतना तय है, क्योंकि जो छोटी पार्टी होती है वो बड़ी पार्टी में इंक्लूड हो जाती है। जो पार्टी अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच जाती है वे देश की बागडोर संभालती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व यह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। अगर आपको किसी और चैप्टर पर वीडियो चाहिए, किसी और सब्जेक्ट की चाहिए, आपको फाइनल ईयर की भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।